Greetings everyone. I am Shobhit Singh, who is a science educator at Osmosis Academy. Today, this video is for grade 10th, जिसमें हम एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन चैप्टर लाइट का डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली फिजिक्स। मतलब स्पेसिफिकली हम बात करें तो ये फिजिक्स का एक चैप्टर है क्लास 10th में। लाइट उसका एक क्वेश्चन है जिसमें हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, यानी कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसमें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। एंड समहाउ हम मतलब समवेयर वी विल यूज लॉ दैट इज नोन एज स्नेल्स लॉ साइन आई बाय साइन आर, ये लॉ भी हम यूज करने वाले हैं इस वीडियो में। मतलब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक जनरल डिस्कशन करना चाह रहा था। आज के टाइम पर जो सीबीएसई में हमने ट्रेंड देखा है उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जिसके लिए रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं, बट आई वुड से ये बहुत सारे रिसोर्सेज ना स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं आजकल। यहाँ से भी क्वेश्चन कर लो, वहां से भी क्वेश्चन कर लो, बट द पॉइंट इज कि ऐसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको करने हैं, बट आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन लेवल। पहले आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, देन उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कंप्लीट करनी है, उसके बाद आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। ये एक फ्लो है। कुछ लोग पहले से थोड़ी सी थ्योरी पढ़ के डायरेक्ट यहाँ जंप करने की कोशिश करते हैं, उनसे कुछ होता नहीं, उनका कॉन्फिडेंस जो है पूरी तरह से ड्रॉप कर जाता है। सो देयर इज अ प्रॉपर, मतलब एक प्रॉपर स्टेजेस है इन चीज़ों की कि आप किस तरह से फिजिक्स को पढ़ते हैं। अब ये जो हम पर्टिकुलर क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, ये हमने लिया है सीबीएसई की ऑफिशियल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की बुकलेट से। यस, इसके बारे में ज़्यादा किसी को पता ही नहीं है, ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। सीबीएसई की एक ऑफिशियल बुकलेट है। हम कोशिश करेंगे कि इसका जो भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा पाएँ, या वरना आप अगर गूगल पर जाकर के सर्च भी करते हो तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। सो इस पीडीएफ में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं पूरे साइंस के, और ये मैथ्स की भी अवेलेबल है एंड आई गेस इंग्लिश की भी अवेलेबल है ये। सो द पॉइंट इज कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ही हायर लेवल के हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, और कुछ बोर्ड सीबीएसई से रेलेवेंट क्वेश्चंस भी हैं उसमें बहुत सारे। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस उसमें रेलेवेंट ही हैं। कुछ क्वेश्चंस रेलेवेंट जो नहीं है वो पुराने चैप्टर्स पुराने टॉपिक्स के हैं, बट उन्हें आज के टाइम पर आप मतलब वो चैप्टर्स आज के टाइम पर डिलीटेड हैं, तो अगर आप चाहो तो ही करो उन्हें, बट वो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। So without wasting any more minute, we should get to on the question. So क्वेश्चन को रीड करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फिजिक्स में हम जो भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, वो क्वेश्चन की जो रीडिंग हम करते हैं वो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप क्वेश्चन से को सिर्फ रीड मत करो, उससे मैक्सिमम आउटपुट को डिराइव करने की कोशिश करो कि मैं अगर एक एक वर्ड भी पढ़ रहा हूँ फिजिक्स के क्वेश्चन में, तो वो वर्ड मुझसे क्या कहना चाह रहा है, वो क्वेश्चन की मैक्सिमम इंफॉर्मेशन किस तरह से मैं एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, ये सोचने की कोशिश करो। अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। मतलब मैं एक एक लाइन एक एक वर्ड को इतने ध्यान से पढ़ूंगा, और उससे जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो सकेगी मैं उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करूंगा, मैं समझने की कोशिश करूंगा कि जितनी ज़्यादा ये क्वेश्चन मुझसे बोलना क्या चाह रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। थ्री ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स एक्स वाई एंड जेड। यहाँ पर कहते हैं कि तीन ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स हैं जिनका हमने नेम दे दिया है एक्स वाई एंड जेड। इनका मटेरियल जो है वो डिफरेंट है। डिफरेंट मटेरियल काफ़ी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर मटेरियल जो है वो सेम रहता तो होता क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम हो जाता। बट मटेरियल डिफरेंट है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, चेंज होगा तीनों मीडियम में, और इसीलिए लाइट की बेंडिंग भी तीनों मीडियम में अलग अलग होगी, सेम नहीं होगी। ये इन दो वर्ड से हमें इतनी चीजें हमारे दिमाग में आनी चाहिए। अब इन तीनों ब्लॉक्स को कहा गया कि हमने एयर में प्लेस कर दिया, यानी कि लाइट पहले एयर में थी, फिर वो यहाँ ग्लास में एंटर कर गई, राइट, और उसके बाद वो वापस से एयर में जाएगी, बट हमें वहां तक का सिनेरियो नहीं लेना। हमें बस ये इतना देखना है कि एयर से लाइट आ रही है और इस ग्लास के अंदर एंटर कर रही है। हमें इतना सिनेरियो इस क्वेश्चन में देखना है, और यही सेम चीज हमें फिगर्स में भी शो की गई है।
आगे कहा गया है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आई, ये तीनों केसेस में डिफरेंट है, इन इट इज डिफरेंट इन ईच केस, बट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज सेम इन ऑल द 3 ब्लॉक्स, यानी कि ये वाला जो आर एंगल है ये सब में सेम है। अब यहाँ नीचे हमें एक रिलेशन भी दिया हुआ है फिगर में ही कि I3 इज ग्रेटर देन I2 एंड दैट इज ग्रेटर देन I1। अब क्वेश्चन में पूछा हमसे क्या है, हमसे करने को क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है कि कंपेयर करना है स्पीड ऑफ लाइट को इन ऑल द 3 ब्लॉक्स, यानी कि इन तीनों ग्लास स्लैब्स में स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करना है और आंसर का जस्टिफिकेशन देना है। अब इस वीडियो में होगा क्या, मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करूंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करूंगा, लेकिन ये जो जस्टिफिकेशन वाला पॉइंट है ये मैं नहीं करूंगा। ये जस्टिफिकेशन वाली चीज आपको खुद से ऑन योर ओन करनी है, या कोशिश करो कि आप अपनी नोटबुक में करो, या आप नोटबुक में लिख सकते हो, या फिर आप नीचे कमेंट्स में भी लिख सकते हो, जहां भी आपका मन करे। आई जस्ट वांट कि आप इस जस्टिफिकेशन को खुद से लिखो, ताकि आप इस पूरी वीडियो में जो भी मैं समझाऊं वो आपके दिमाग में एक बार अच्छे से सेट हो जाए, आप उसे दोबारा से रिकॉल कर पाओ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जस्टिफिकेशन आप खुद से करो, बाकी आंसर तक कैसे पहुंचना है ये मैं आपको सिखाऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट्स में जो भी लगेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। ये जस्टिफिकेशन आपको खुद से करना पड़ेगा। दिस इज काइंड ऑफ योर होमवर्क। Okay, so let's start doing the question and dealing it with all that physics need. ओके सो इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से करेंगे। पहला मेथड मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद हम आपको दूसरा मेथड एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारा फिगर था क्वेश्चन का जो हमें गिवन था, ठीक है, यही सेम चीज मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करी भी कुछ देर पहले। अब एक बात समझो, हमने पढ़ा है कि जो n है यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इक्वल होता है साइन आई अपॉन साइन आर के। ये चीज हमें बताई गई है एज स्नेल्स लॉ, ये हमें एज स्नेल्स लॉ 10th की एनसीईआरटी फिजिक्स में हमें बताया गया है। अब यहाँ पर n क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन आई क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ साइन रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड साइन आर क्या होता था, साइन रेशियो ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इस केस में क्या कहा गया है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो चेंज हो रहा है एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फिक्स्ड है। अब एक बात समझो, अगर एंगल यानी थीटा फिक्स होगा तो साइन थीटा की वैल्यू भी तो फिक्स ही रहेगी। अरे मैं कह रहा हूँ कि अगर हमने मान लो थीटा 30 डिग्री को फिक्स कर दिया तो साइन 30 भी तो हमेशा फिक्स ही रहेगा ना, कि साइन 30 तो बदलेगा नहीं। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जब एंगल सेम तो साइन रेशियो भी सेम। तो अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम है तो साइन आर भी सेम ही रहेगा। तो ये साइन आर क्या है, ये कांस्टेंट है, ये फिक्स्ड वैल्यू है। और साइन आई क्या है, इंसिडेंस एंगल अगर चेंज हो रहा है तो साइन आर भी चेंज होगा अलग अलग वैल्यू पर। यानी कि देखो, जैसे कि थीटा 35 पर साइन थीटा की वैल्यू कुछ होती है साइन 30 की, और थीटा 45 पर साइन 45 की भी कुछ वैल्यू होती है, साइन 45 की भी कुछ वैल्यू होती है। तो ये एंगल चेंज करने पर वैल्यू बदल रही है साइन रेशियो की, उसी तरह से साइन आई की भी वैल्यू बदलेगी, साइन आर फिक्स रहेगा फॉर दिस केस ओनली। ठीक, अब एक थोड़ा सा मैथमेटिकल जो लॉजिक है हम बिल्ड करते हैं और एक चीज समझते हैं। इस रिलेशन को हम कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कोई वेरिएबल x है वो ऐसे एक फ्रैक्शन पर डिपेंड कर रहा है जहां पर डिनोमिनेटर हमारा फिक्स है। यहाँ पर भी एक वेरिएबल है, ये डिनोमिनेटर फिक्स है 2, और ये वेरिएबल इस फ्रैक्शन पर डिपेंड कर रहा है। हमने डिनोमिनेटर की वैल्यू फिक्स रखी और न्यूमरेटर की वैल्यू चेंज रखी। हमने जब न्यूमरेटर की एक वैल्यू को डाली तो हमें वेरिएबल की कुछ वैल्यू मिली, न्यूमरेटर की दूसरी वैल्यू डाली और तो भी हमें कुछ एक्स की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू कुछ अलग मिली। नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब हमने एक्स की एक लार्ज वैल्यू डाली तो हमें, सॉरी एक्स की नहीं, न्यूमरेटर की एक लार्ज वैल्यू डाली तो एक्स की एक लार्जर वैल्यू मिली, और जब हमने न्यूमरेटर की एक स्मॉलर वैल्यू डाली तो हमें एक्स की भी एक स्मॉलर वैल्यू मिली। दिस मीन्स कि x जो है इस न्यूमरेटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। x की मतलब n की वैल्यू बढ़ने पर x की वैल्यू भी बढ़ रही है और n की वैल्यू कम होने पर x की वैल्यू भी कम हो रही है। यही सेम लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि साइन r तो हमारा फिक्स्ड है
तो अगर मैं साइन आर बढ़ा दूंगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा, और साइन आई कम कर दूंगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम हो जाएगा। यही सेम लॉजिक हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। आगे देखते हैं। ये चीज हमने समझ ली कि एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो साइन आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जब साइन आई की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो एन भी लार्जर होगा, और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है कि जब साइन आई की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी तो एन की वैल्यू स्मॉलर मिलेगी। अब ये वाला रिलेशन हमें क्वेश्चन में गिवन था कि I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। अब थोड़ा सा मैथ्स पर वापस आते हैं और एक चीज समझते हैं कि जैसे जैसे थीटा यानी एंगल की वैल्यू चेंज होती है वैसे वैसे साइन थीटा किस तरह से बदलता है। अगर मैं थीटा यानी कि एंगल 0 ले लूँ तो साइन थीटा 0 हो जाएगा। अगर मैं 30 डिग्री ले लूँ थीटा की वैल्यू तो 1/2 हो जाएगी साइन थीटा की वैल्यू। इसी तरह से सो ऑन, ये टेबल चलती जाएगी। अब जब थीटा 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है, या फिर 0 या 90 ही है, तो देख रहे हैं कि वैल्यू जो है साइन थीटा की वो लगातार इंक्रीज कर रही है। 0 थी, फिर 1/2 हुई, फिर 1/, तो ये वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है और 1 पर जाकर के रुक रही है जब थीटा 0 या 90 के बीच में है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा वैसे वैसे साइन थीटा भी इंक्रीज करेगा। ये हमारा कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि इफ थीटा इंक्रीजेस साइन थीटा ऑल्सो इंक्रीजेस, राइट। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहा है तो एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस भी इंक्रीज करेगा। यानी कि साइन अगर I3 बढ़ा था तो साइन I3, साइन I2 और साइन I1 में भी यही सेम रिलेशन होगा जो हमें आई एंगल ऑफ इंसिडेंसेस में दिया हुआ। ठीक है, अब हमने ये रिलेशन डिराइव किया था कि साइन आई के बढ़ने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, तो हमें इस रिलेशन से ये रिलेशन मिला और ये रिलेशन से ये वाला कि जो साइन I3 बढ़ा था यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम बढ़ा होगा, साइन I2 बढ़ा था यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम बढ़ा होगा, और साइन I1 बढ़ा था यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम बढ़ा होगा। ये चीज हमने यहाँ पर डिराइव कर ली है। ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 50% कंप्लीट हो गया है। अब हम इस रिलेशन से आगे क्या और समझ सकते हैं देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमने डिराइव करी हुई, और हमें ये भी पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो c/v के इक्वल होता है। जब भी स्पीड ऑफ लाइट, जब भी लाइट जो है एयर से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c/v के इक्वल होता है, जहां पर c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एंड v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो c यानी कि न्यूमरेटर हमने फिक्स कर दिया, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड कर जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, इस पर डिपेंड कर जाएगा। तो यहाँ पर इनवर्स रिलेशन निकल के आएगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जब वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज कर जाएगा, और इसका वाइस इनवर्सा भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये चीज पता थी, और ये रिलेशन हम डिराइव कर लेंगे कैसे। अगर n3 बड़ा था तो v3 छोटा होगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, और अगर n1 सबसे बड़ा था या फिर सबसे कम था तो v1 सबसे बड़ा हो जाएगा। यही तो ये रिलेशन कह रहा है कि जैसे अगर n ग्रेटर तो v स्मॉलर और v ग्रेटर तो n स्मॉलर, राइट। यही सेम रिलेशन हम यहाँ पर इनवर्स रिलेशन यहाँ पर लगा देंगे। तो n3 अगर ग्रेटर था तो v3 स्मॉलर हो जाएगा, और n1 अगर स्मॉलेस्ट था तो v1 सबसे ग्रेटेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने नेमिंग कर दी थी 3, 2 एंड 1, बट वहां नेमिंग दी हुई थी z, y एंड x, तो यही नेमिंग हमने सही कर दी और ये हमारा आंसर है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम z इज स्मॉलेस्ट एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम x इज ग्रेटेस्ट। यही हमारा आंसर है। सो ये हमारा फर्स्ट मेथड था, ये था हमारा मेथड नंबर 1। हम एक और मेथड देख सकते हैं जो कंपैरेटिवली थोड़ा सा इससे मैं कहूँगा कि शॉर्टर है, उससे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, बट ये एक एक्चुअल कॉन्सेप्चुअल तरीका था सॉल्व करने का। ये वाला जो लॉजिक हमने लगाया है ये सेम लॉजिक वहां पर उस दूसरे तरीके में भी लगेगा, बट ये जो शुरुआती स्टेप्स थे ये वाले सारे ये वहां नहीं करने पड़ेंगे, वहां पर हमें बस ये वाला
स्टेप ये वाला रिलेशन डिराइव करना है और थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, उसके बाद हम इसी स्टेज पर इसी आंसर पर पहुंचेंगे। देखते हैं, ये है हमारा मेथड 2। अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से समझें तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, राइट। तो हमने क्या किया, इस लाइट के पाथ को रिट्रेस किया, ठीक है। ये देखिए, ये जो ओरिजिनल पाथ था इसे हमने रिट्रेस किया और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में हमें ये गैप मिला। अब इसमें देखा, हमने फिर से रिट्रेस किया लाइट के पाथ को और ये गैप हमें मिला, और इस तीसरे केस में हमें ये वाला गैप मिला। ये ओरिजिनल पाथ था और ये डेविएटेड पाथ है, राइट। इनके बीच में ये सर्टेन गैप है। हम क्लियरली ये चीज समझ पा रहे हैं कि जो डेविएशन है वो z में मैक्सिमम है और x में लीस्ट है, और हमें ये चीज ऑलरेडी पता है थ्रू द थ्योरी ऑफ फिजिक्स जो भी हमने पढ़ी हुई है क्लास 10th में, कि अगर ज्यादा बेंडिंग होगी तो ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो लाइट को ज्यादा बेंड करेगा ना, वो मीडियम ज्यादा बेंड करेगा। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स जेड का ज्यादा होगा और एक्स का लीस्ट होगा। ये रिलेशन हमने यहाँ पर लिख दिया, और एन इक्वल सी बाय वी, यानी कि वही इनवर्स रिलेशन हमने फिर से लगा दिया। ये वाला जो हमने यहाँ डिराइव किया था, यही सेम रिलेशन हमने फिर से यहाँ पर अप्लाई किया और हम फिर से इसी रिजल्ट पर पहुंचे। ये हमारा फिर से वही आंसर आ गया। तो द पॉइंट इज कि दोनों ही तरीकों से आंसर हमारा सेम आ रहा है, एंड दोनों ही मेथड्स में अप्रोच हमारी थोड़ी सी अलग है। बट आपको ये दोनों तरीके पता होने चाहिए ताकि आप एमसीक्यूज में अगर ये क्वेश्चन आए ऐसा, या फिर कोई क्वेश्चन आए, तो आप उसे इजीली और जल्दी थोड़ा सा सॉल्व कर सकें। और सब्जेक्टिवली इसका तरीका क्या है, ये वाला जो मैंने आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया अच्छे से, इसमें ये जो पूरा तरीका है ये कॉन्सेप्चुअल तरीका है और ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ही सूटेबल है। हाउएवर ये भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में किया जा सकता है, बट मैं चाहता हूँ कि आपको दोनों मेथड्स पता हों अच्छे से, आप किसी भी तरह से वीक ना रह जाएं कि ये तरीका नहीं पता वो तरीका नहीं पता। अब आप जो भी बेस्ट सुटेबल हो वो आप समझ सकते हो। बाकी मैं प्रेफर करूंगा, आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि आप दोनों ही तरीकों को एक बार अच्छे से रिव्यू करो, दोनों ही तरीकों को एक बार समझने की कोशिश करो एटलीस्ट। उसके बाद जो भी आपको सूटेबल लगे आप उसके साथ जा सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू विल गाइस कम टू द नेक्स्ट वीडियो। एंड या आई एम अ बिट कंफ्यूज कि मुझे नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक्स पर लानी चाहिए, आई मीन द फुल लेंथ लेक्चर्स, मुझे टॉपिक वाइज चीज़ें एक्सप्लेन करनी चाहिए या फिर ऐसे क्वेश्चंस लाने चाहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस आई मीन, या फिर मैं सीबीक्यूज लाऊं और सारे, यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो भी आप कहोगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। एंड टेल मी व्हाट यू वांट नेक्स्ट। कीप टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वाचिंग, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।